मैं हेमेंद्र अरोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को आज निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। निवेश की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर केन्स ने जनरल थ्योरी में यह लिखा है कि इससे हमारा अभिप्राय एक काल के भीतर होने वाली उत्पादक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली चालू वृद्धि से होना चाहिए। थोड़ा सा कंसेप्ट जटिल है, अगर अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। डडले डिलार्ड्स के अनुसार वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों के वर्तमान स्टॉक में वृद्धि निवेश है। डडले डिलार्ड फेमस अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वास्तविक पूंजीगत परिसंपत्तियों के वर्तमान स्टॉक में अगर वृद्धि होती है तो वो ही निवेश है। निवेश आय का वह भाग है जो पूंजीगत वस्तुओं अर्थात और अधिक आय कमाने के लिए उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के रूप में बचाकर रखा जाए, जैसे नए कारखानों की स्थापना, पहले से स्थापित व्यवसायों की क्षमता में वृद्धि, परिवहन के साधनों का विस्तार, कारखानों तथा कार्यालयों के भवनों का निर्माण आदि कार्य निवेश कहे जाते हैं। निवेश का अध्ययन भी व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। व्यक्तिगत निवेश के दो रूप हो सकते हैं, वित्तीय अर्थात फाइनेंशियल तथा वास्तविक अर्थात रियल। जब कोई व्यक्ति अपनी बचत का प्रयोग किसी विद्यमान कंपनी के अंश अर्थात शेयर्स अथवा सरकारी ऋण पत्रों अर्थात सिक्योरिटीज एवं बॉन्ड्स के रूप में खरीदने के लिए करता है तो यह वित्तीय निवेश कहलाता है। आगे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स खरीद रहे हो किसी कंपनी के तो यह वित्तीय निवेश कहलाएगा। इसके विपरीत यदि वे व्यक्ति किसी विद्यमान कंपनी के पुराने शेयर खरीदने के बजाय अपनी बचत का प्रयोग नई फैक्ट्री अथवा नए मकान आदि से निर्माण के लिए करता है तो इससे वास्तविक पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी और इसे वास्तविक निवेश कहा जाएगा। ये वास्तविक निवेश कहलाएगा। पहला वाला जो है वो वित्तीय निवेश कहलाता है, दूसरा ये बताया ये वास्तविक निवेश। और जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो हमें वास्तविक निवेश का कंसेप्ट ही मानना पड़ेगा। वित्तीय निवेश के परिणाम स्वरूप समाज में वास्तविक पूंजी की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है। यदि एक व्यक्ति शेयर खरीदता है तो कोई अन्य व्यक्ति उसे बेचता है, जिससे समाज में कुल निवेश की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है। वास्तविक निवेश का प्रमुख लक्षण पूंजीगत आदेयों अर्थात कैपिटल एसेट्स अथवा माल की मात्रा तथा स्टॉक में वृद्धि करना है। प्रोफेसर केन्स ने वास्तविक निवेश को ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इसमें वृद्धि होने पर समाज की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है तथा रोजगार का स्तर ऊंचा होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर बढ़ता है तो इससे देयर आर चांसेस कि एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बढ़ेगा। प्रोफेसर कीन्स ने निवेश शब्द का प्रयोग वास्तविक निवेश के अर्थ में ही किया है। किसी देश में किसी समय कुल वास्तविक निवेश की मात्रा अनेक प्रकार की पूंजी की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है, जैसे स्थिर यंत्र, मशीनें तथा अन्य अचल पूंजी, कच्चे माल का स्टॉक तथा अन्य चल पूंजी, आवासीय भवन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, विदेशी निवेश। ये सब जो है वो इन्वेस्टमेंट में, रियल इन्वेस्टमेंट में आते हैं। फिर हम दो चीज़ों के अंदर अंतर करते हैं, कुल तथा शुद्ध निवेश अर्थात ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। कुल निवेश से अभिप्राय किसी दिए हुए समय में अर्थव्यवस्था में कुल वास्तविक निवेश की मात्रा से होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि संपूर्ण वास्तविक निवेश का उपयोग उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए नहीं किया जाता। इसका कुछ भाग उत्पादन सज्जा, मशीनों आदि की टूट फूट तथा अचल पूंजी की गिरावट को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता को समान बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कुल निवेश का कुछ भाग प्रतिस्थापन मांग का रूप धारण कर लेता है। कहने का मतलब है कि आपने इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को में जो है वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़ा होता है कि जो पूंजी है या जो डेप्रिसिएशन है, उस डेप्रिसिएशन का भी हमको फंड जो है अलग से रखना होता है और वो प्रतिस्थापन निवेश कहलाता है। तो शुद्ध निवेश अर्थात नेट इन्वेस्टमेंट कुल निवेश का वह भाग है जो अर्थव्यवस्था की कुल विद्यमान उत्पादन क्षमता में हुई शुद्ध वृद्धि का सूचक है। कुल निवेश तथा शुद्ध निवेश में समानता तभी संभव है
जब किसी अर्थव्यवस्था में टूट फूट तथा घिसावट अर्थात डेप्रिसिएशन आदि के कारण पुरानी मशीनों तथा उत्पादन संज्ञा का प्रतिस्थापन करने की कोई समस्या न हो, परंतु रियल साइंस में होता नहीं है। परंतु चूंकि वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता है, इसलिए शुद्ध निवेश कुल निवेश के समान न होकर उससे कम होता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से कम होता है। तो हम ये फार्मूला कह सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं। प्रोफेसर केन्स ने जनरल थ्योरी में बताया कि भले ही बचत तथा निवेश की क्रियाएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा की जाती है, कहने का मतलब है कि सेविंग क्लास अलग है और इन्वेस्टमेंट क्लास अलग है, और उनके उद्देश्य तथा निर्णय भी भिन्न भिन्न है, तो भी समाज में बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं। निवेश से अभिप्राय उपभोग वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर किए गए व्यय की राशि से है। इसलिए निवेश राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उपभोग सी के अंतर के बराबर है। तो ये हमने फार्मूला लिखा है, आई इज इक्वल टू वाई माइनस सी। चूंकि आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं, इसलिए एस बराबर होता है वाई माइनस सी, ये भी हम जानते हैं। तो निवेश तथा बचत दोनों ही वाई माइनस सी के बराबर है, अतः निवेश जो है बचत के बराबर है, आई बराबर है एस के। इसी तरह से आगे हमने इसको समझाया है, एस और आई दोनों ही वाई माइनस सी के बराबर है। तो हमारा ये फार्मूला है, इनकम बराबर होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एस बराबर होता है, अब हमने एस के लिए यहाँ पर वाई में वापस वैल्यू पुट कर दी, सी प्लस आई माइनस सी। फिर हमने देखा सी से सी कैंसिल हो गया, एस बराबर आई हो गया। तो बचत तथा निवेश की समानता को एक अन्य समीकरण के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, वाई बराबर सी प्लस आई, वाई बराबर सी प्लस एस। चूंकि सी प्लस आई बराबर है सी प्लस एस के, इसलिए आई बराबर है एस के। यहीं तक करेंगे हम आज।